हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुक्रेक्स में। मैं हूं रितिका, आपकी बायोलॉजी की टीचर। पर हम करेंगे आज हमारे कुछ एमसीक्यूज सॉल्व रिलेटेड टू द टॉपिक इवोल्यूशन। हमारा कौन सा जो टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे। हमारा इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं हम वो करेंगे। बाकी के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट किए बिना हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। कोई भी आप स्टडी करते हैं किसी भी फील्ड की, उस फील्ड के फादर की जानकारी आपको होना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहले जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो इवोल्यूशन में हमें उसके फादर पता होने चाहिए, दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। एंड द गिवन ऑप्शंस आर चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेंडल, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर ए, विच इज चार्ल्स डार्विन। हमारे डार्विन जी ने क्या दिया था, इन्होंने हमारी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। जॉर्ज मेंडल ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमारी जो एक और फील्ड है बायोलॉजी की विच इज नोन एज जेनेटिक्स, उनके फादर हैं हमारे मेंडल जी। और वाटसन और क्रिक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल प्रेजेंट किया था। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल था वो हमें दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। मेंडल हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं, डार्विन हमारे इवोल्यूशन के फादर हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says who proposed the concept of natural selection। जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था हमें, फ्रॉम द गिवन साइंटिस्ट डार्विन, मेंडल, वाटसन एंड क्रिक। तो अभी जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करा ही दिया है कि वाटसन और क्रिक ने हमें क्या दिया था, डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल दिया था। मेंडल का कहाँ नाम आएगा, मेंडल का हमारे पास नाम आएगा जेनेटिक्स में। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अदरवाइज अगर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन का जो टर्म है वो हमें डार्विन ने दी थी। अब नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एक इस टाइप का सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है, जिसमें ऐसा होगा कि हमारे पास एक गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। हमारे पास क्या है, एक गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, वो सब आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे। वो क्या करेंगे, आपस में इन सबका रिप्रोडक्शन होगा एक स्पीसीज का। जो भी प्रोजेनी, जो भी नंबर या फिर जो भी स्पीशीज हमारी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाएगी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाएगी और साथ के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगी। अडेप्टेशंस आएंगी किसके रिलेटेड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो अडेप्टेशंस आएंगी वो। तो ऐसी जो स्पीशीज जो कि क्या कर ले, जो कि अपने आप को अडॉप्ट कर ले और प्रोजेनीज के नंबर को बढ़ा दे, वो नेचुरली अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगी। जो हमारा नेचर है वो उसको सेलेक्ट करेगा। इसी थ्योरी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, जो हमको दी थी डार्विन जी ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी अगर हमें करनी है तो उस ब्रांच को, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे। गिवन ऑप्शंस आर पैलियोंटोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजियोलॉजी। एंड द करेक्ट आंसर इज पैलियोंटोलॉजी, विच इज नोन एज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, हमारे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स या फिर हमारे माइक्रोब जो होते हैं, जो कैप्चर हो जाते हैं, या तो रॉक में कैप्चर हो जाएंगे या फिर किसी ट्री सरफेस में हमारा कोई ब्रायोफाइट कैप्चर हो जाएगा, तो वो सब जो है वो सब हमारे क्या है, फॉसिल्स कहलाएंगे। उन्हीं फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्लियर। बॉटनी किसकी स्टडी को बोलेंगे, बॉटनी हम बोलेंगे हमारी प्लांट्स की स्टडी को। जूलॉजी हम बोलेंगे स्पेसिफिकली एनिमल्स की स्टडी को। फिजियोलॉजी जब हम बोलेंगे, जब हम उसके टिश्यूज की या फिर ऑर्गन्स की या फिर उनके फंक्शन से रिलेटेड बात करते हैं तब। और ऑल्सो रिलेटेड टू देयर हॉर्मोन्स, उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू अ कॉमन एंसेस्ट्री। अगर बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसको इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री गिवन है
तो हम लिख सकते हैं कॉमन एंसेस्टर था। कॉमन एंसेस्टर है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? डिफरेंट है। मान लीजिए 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, 1, 2 एंड 3। और अब इन 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या कॉमन है? सिमिलर है स्ट्रक्चर। तो इनका क्या है? इन तीनों ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो सिमिलर है। क्लियर? अब ऐसे रिप्रेजेंटेशन में आपको इजीली समझ आएगा कि एंसेस्टर जो है वो एक कॉमन सिंगल है, उससे डाइवर्ज हुए हमारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और उन डिफरेंट स्पीशीज की क्या है? स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? इस सिमिलैरिटी को हम किस टर्म से रिफर करेंगे? ऑप्शंस आर होमोलॉजी, एनालॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज होमोलॉजी। होमोलॉजी हम बोलते हैं जब हमारे पास सेम स्ट्रक्चर हो बट क्या हो? डिफरेंट फंक्शन हो। होमोलॉजी हम टर्म यूज करेंगे व्हेन वी हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। और इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो फिंगर्स हैं, डिजिट्स हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के डिजिट्स हैं, या फिर हम बोलते हैं हमारे पास बैट्स के और ह्यूमन बीइंग्स के। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ह्यूमन और बैट्स के जो क्या हैं? डिजिट्स हैं। डिजिट्स हम किसको बोलेंगे? हमारे फिंगर के हाथ के स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे डिजिट्स। ठीक है, क्लियर? उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। ह्यूमन बीइंग्स में वी यूज आवर हैंड, और ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, इसको किसी चीज को होल्ड करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बट बैट्स में ये जो फोरलिम्स वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा, इस हाथ वाले स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे फ्लाइंग के लिए, या फिर एज अ विंग्स के पर्पस के लिए यूज होता है हमारा बैट्स में, और ह्यूमन बीइंग्स में फॉर अदर पर्पसेस। सो इन्हीं टाइप के चीजों को हम बोलेंगे होमोलॉजी, जब हमारे पास क्या हो? सेम स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट फंक्शन हो और एक कॉमन एंसेस्टर हो। क्लियर? Moving on to the next question, which says, what is the term used for the study of distribution of plants and animals across the world? ये हमारे पास वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज की स्टडी कौन सी ब्रांच करती है? ऑप्शंस आर बायोजियोग्राफी, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। इन चारों ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? एंड द राइट आंसर इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी आपकी वो ब्रांच है जो कि ये स्टडी करेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसमें आपके प्लांट्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनिमल्स कहाँ है, यानी कि हमारी फ्लोरा और फोना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से एरिया में एनिमल्स ज्यादा हैं, कौन से एरिया में प्लांट्स ज्यादा हैं, ये सारी स्टडी हमारी करती है ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी। क्लियर? Moving on to the next question, which says, which type of selection occurs when individuals at both extremes of a range of variation have a higher fitness than individuals in the middle? कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्वेश्चन सुनने में आपको? तो इसको क्या करेंगे? इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम एक इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहा है इन्होंने? विच टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑकर्स, यानी किसी टाइप का सिलेक्शन मैकेनिज्म्स है। हमने हमारी क्लास में 3 तरह के सिलेक्शंस पढ़े थे, ठीक है? अब इसमें क्या है? इंडिविजुअल्स क्या हैं? एक्सट्रीम एंड वाले जो हैं वो क्या करते हैं? हायर फिटनेस शो करते हैं। तो एक्सट्रीम एंड वाले हमारे पास क्या हैं? हायर फिटनेस शो कर रहे हैं। और जो मिडल वाले हैं, ये जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एक्सट्रीम एंड्स हैं, बोथ दीज एंड्स। क्लियर? तो जो बोथ द एंड्स वाले हैं, एक्सट्रीम एंड्स वाले, वो क्या करते हैं? वो हायर फिटनेस शो करेंगे, और मिडिल एंड वाले हमारी फिटनेस कम शो करेंगे व्हेन कंपेयर टू बोथ दीज एक्सट्रीम एंड्स। और इस तरीके के सिलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग बोलेंगे, डिसरप्टिव बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे सेक्सुअल सिलेक्शन। इन चारों ऑप्शंस में से हम इसको करेक्ट बोलेंगे, हमारे आंसर सी को, विच इज नोन एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। जब क्या हो, हमारे पास एक्सट्रीम एंड्स वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सिलेक्शन ज्यादा हो, उस केस में हम बोलेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्लियर? डिसरप्टिव सिलेक्शन जब क्या होगा? एक्सट्रीम एंड्स वाले नेचुरली सेलेक्ट हो रहे हो,
extreme ends वाले individuals are selected, then it is known as disruptive selection. Disruptive selection. अगला क्वेश्चन हमारा कहता है which of the following is an example of vestigial structure in humans? अब वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे वो ऑर्गन्स हैं विच आर नो लॉन्गर इन यूज। पहले पुराने टाइम में, एंसेस्ट्रल टाइम्स में हो सकता है वो यूज में हो, उनका कोई फंक्शन हो, बट करंट टाइम एट द प्रेजेंट सिनेरियो वो कोई यूज के नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्लियर? तो अब इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ह्यूमन बींग्स में? अपेंडिक्स, लंग्स, हार्ट या फिर हमारा ब्रेन? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अपेंडिक्स। लंग्स तो हमें काम आएगा, हार्ट भी काम आता है, ब्रेन भी काम आता है, बट अपेंडिक्स जो है वो एक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है विच इज नो लॉन्गर इन यूज, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज इवॉल्व एट डिफरेंट रेट्स? ऐसा कौन सा प्रोसेस है या फिर एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताइए जिस प्रोसेस में हमारी जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व करेंगी बट अलग अलग रेट से करेंगी। हमारे पास क्या है? हमारे पास स्पीशीज है 1, 2 and 3। ये तीनों की तीनों क्या कर रही है? तीनों की तीनों इवॉल्व कर रही है, यानी कि इवोल्यूशन तो हो रहा है, बट इनके इवोल्यूशन की जो स्पीड है ये तो बहुत क्या हुआ, ये 1.1 बन गई हमारी, ये स्पीड से हमारी 2.1 बनी और ये हमारी इस स्पीड से 3.1। इनके जो स्पीड है, इनका जो रेट है वो रेट डिफरेंट है। रेट ऑफ इवोल्यूशन इज डिफरेंट। क्या है? रेट ऑफ इवोल्यूशन इज डिफरेंट। हमारा इवोल्यूशन का जो रेट है, स्पीड है, वो अलग है। क्लियर? तो इनमें से कौन से प्रोसेस को हम वो नाम देंगे? ऑप्शंस हैं आपके अडप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर स्पीशिएशन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर ए, अडप्टिव रेडिएशन। क्या है आंसर? अडप्टिव रेडिएशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में जो मार्शुपियल्स हैं उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक अडप्टिव रेडिएशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है और वो अलग अलग क्या हुई हमारी, अडप्ट हुई हैं डिफरेंट इवोल्यूशनरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। डिफरेंट नेचुरल सिलेक्शन उनके ऊपर लगा है और उसी वजह से वो अलग अलग तरीके से अलग अलग उनका क्या है, डिफरेंट इवोल्यूशन रेट है। किसका? किसको बोलेंगे? अडप्टिव रेडिएशन का। करेक्ट एग्जाम्पल इसका हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स। क्लियर? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है which type of selection occurs when individuals with traits that are favored by females have higher fitness than individuals without those traits? इसका कहने का मतलब है कि जो फीमेल है हमारे पास जो फीमेल्स इंडिविजुअल्स दैट हैव ट्रेट दैट आर फेवर्ड बाय फीमेल्स। क्लियर? फीमेल्स के पास क्या है? हाइयर फिटनेस होगी, जो ट्रेट्स होंगे। क्लियर? इसमें से कौन सा सिलेक्शन को हम बोलेंगे? डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन या फिर डी सेक्सुअल सिलेक्शन? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्सुअल सिलेक्शन। जहां पे भी मेल फीमेल की बात आ जाए कि मेल ज्यादा क्या है, फिट है, या फिर फीमेल ज्यादा फिट है, फीमेल ज्यादा सिलेक्ट हो रही है, मेल कम सिलेक्ट हो रहा है गिवन एनवायरनमेंट में, तो वहां पे हमारा क्या लगता है? वहां पे हमारा सेक्सुअल सिलेक्शन लगता है। ठीक है? सेक्सुअल सिलेक्शन वहां हमारा लगेगा जहां पे भी मेल और फीमेल की अलग अलग बात हो रही हो, जैसे कि फीमेल जो है वो ज्यादा सेलेक्ट हो रही है एज कंपेयर टू मेल, या फिर हमारा मेल ज्यादा सेलेक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू द फीमेल्स, वहां पे हमारा लगेगा सेक्सुअल सिलेक्शन। क्लियर? जहां पे फीमेल दिख जाए आपको, ठीक है, तो वहां पे आप सीधा सीधा सेक्सुअल सिलेक्शन को टिक कर सकते हैं, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस बाय विच 2 or more स्पीशीज इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर? यानी कि हमारे पास 3 स्पीशीज हैं। क्या हैं वो? 3 स्पीशीज हैं और तीनों इवॉल्व हो रही हैं। तीनों हमारी क्या हो रही हैं? तीनों हमारी इवॉल्व हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये तीनों की तीनों क्या हो रही हैं? इवॉल्व हो रही है एंड ईच अदर के रिस्पेक्ट में इवॉल्व हो रही हैं। इस टाइप के मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे?
को इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर अडप्टिव रेडिएशन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, को इवोल्यूशन। ये जो एक या एक से ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इवॉल्व हो रही हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्लावर का इवोल्यूशन प्लस पॉलिनेटर का इवोल्यूशन। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है हमारे पास किसका इवोल्यूशन, एग्जांपल है हमारे पास फ्लावर एंड पॉलिनेटर। जो पॉलिनेटर जो है, जो पॉलिनेशन करेगा, उनका जो इवोल्यूशन है उस इवोल्यूशन को हम बोलेंगे को इवोल्यूशन। अगर हमारे पास जो पॉलिनेटर है वो इवॉल्व हो रहा है तो फ्लावर भी इवॉल्व करेगा, फ्लावर इवॉल्व करेगा तो पॉलिनेटर्स भी इवॉल्व करेंगे। इन दोनों का इवोल्यूशन जो है वो साइड बाय साइड चलता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। एंड इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस बाय विच 2 or more स्पीशीज इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पॉन्स में इवॉल्व होती हैं हमारी स्पीशीज, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं को इवोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू ओकर। इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉट पूछा है आपसे, कौन सी रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूछा, कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है वो पूछा गया आपसे। क्लियर। ऑप्शंस हैं वेरिएशंस इन ट्रेट्स, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हेरिटेबिलिटी ऑफ ट्रेट्स। क्लियर। और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा आंसर सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि बाकी जो 3 चीज हैं वो क्या है, दे आर अ रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू ओकर। अगर वेरिएशन नहीं होगा ट्रेट्स में तो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन होगा ही क्या। जब सारे इंडिविजुअल सेम होंगे, सबके पास सेम सिमिलर ट्रेट्स होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर। दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अगर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 स्पीशीज हैं, वो सेम रेट से क्या कर रही हैं, हमारा रिप्रोडक्शन कर रही हैं, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों का जो रेट है रिप्रोडक्शन का वो सेम है। तो डिफरेंट हमारे पास रिप्रोडक्शन का रेट होना चाहिए फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर। हमारे पास डी ऑप्शन था हेरिटेबिलिटी ऑफ ट्रेट्स। तो जो ट्रेट्स जो नेचुरली सिलेक्ट हो रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होने चाहिए, वो इनहेरिटेड होने चाहिए। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट हुई। हमारी बच गई कौन से एलिमिनेशन मेथड से, हमारी बच गया हमारा आंसर नंबर सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो कि एक रिक्वायरमेंट नहीं है नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको होने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशीज अराइव्स। तो न्यू स्पीशीज जिस प्रोसेस से बनती है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पीशिएशन या फिर अडप्टेशन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास स्पीशिएशन, आंसर सी। स्पीशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारी क्या होती है, न्यू स्पीशीज बनती हैं। न्यू स्पीशीज हमारी इवॉल्व होंगी बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज स्पीशिएशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used for the occurrence of different forms of gene in a population। एक पॉपुलेशन है हमारे पास, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में क्या है, इस पॉपुलेशन में कोई एक पर्टिकुलर जीन है और उस जीन की क्या है, उस जीन की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है। उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, हेट्रोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी या फिर अलील फ्रीक्वेंसी। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर ए, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा करेक्ट आंसर है। हेट्रोजाइगोसिटी क्या होती है हमारे पास, जब हमारे पास जो प्रेजेंट हो अलील फ्रीक्वेंसी और हमारे पास जीन का जो फॉर्म प्रेजेंट है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन या फिर हेट्रोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी हमारे पास होगी जब या तो दोनों अलील जो डोमिनेंट हो या फिर दोनों अलील्स रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो। अलील फ्रीक्वेंसी हमारी होगी कि वो जो अलील है, ए वाला अलील या फिर ये स्मॉल वाला अलील हमारा, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन में, कितनी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है एक गिवन पॉपुलेशन में, गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारी कहलाएगी अलील फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो हमारा आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म।
एक गिवन पॉपुलेशन में एक जीन है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है what is the term used for the process by which the frequency of an allele in a population decreases due to selection against it। देखते हैं एक बार क्या कहता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील, एक एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। एलील की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, और क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि उसके अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ। क्यों हुई, ड्यू टू सिलेक्शन अगेंस्ट इट। इसके अगेंस्ट सिलेक्शन होने की वजह से एक एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है, वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है। अब कौन से प्रोसेस से वो डिक्रीज होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन। एंड हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी, नेचुरल सिलेक्शन। कि कुछ तो नेचुरल सिलेक्शन लगा होगा हमारा, जिस वजह से जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हुई है, वो या तो वो डिक्रीज हो सकती है या फिर वो इंक्रीज भी हो सकती है। वो हमारे पास इंक्रीज भी हो सकती है जब हमारे पास क्या हो, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट जाइगोटिक बैरियर टू रिप्रोडक्शन। हमारे पास क्या था, हमारे पास मेल गमीट है, हमारे पास फीमेल गमीट है, ये हमारे पास मेल गमीट है, और हमारे पास बन गया है जाइगोट। अब हमारे पास कुछ बैरियर्स आएंगे, जिन बैरियर्स को हम बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। फिर जाइगोट बनने के बाद की जो रुकावटें आती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर नोन एज पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स। क्लियर। अब इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल पूछा गया है पोस्ट जाइगोटिक बैरियर का। ऑप्शंस आपके हैबिटेट आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन या फिर हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर के एग्जाम्पल का। इसमें हाइब्रिड इनवायबिलिटी में हमारे पास ऐसा होगा कि हमारे पास जाइगोट जो बन गया है वो हाइब्रिड बना है। क्लियर। लेकिन वो जो जाइगोट है वो वायबल नहीं है, इट इज इनवायबल। जाइगोट जो बना है वो इनवायबल है, उसकी वायबिलिटी नहीं है, which is known as hybrid inviability, and this is an example of post-zygotic barrier. An example of post-zygotic barrier. Next हमारा क्वेश्चन कहता है what is the term used for the study of genetic composition of a population। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉपुलेशन प्रेजेंट है और इसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन हमें स्टडी करनी है। क्या करनी है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन। जेनेटिक कॉम्पोजिशन हमें स्टडी करनी है। तो क्या बोलेंगे इस टर्म को, विच इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक्स। आपको ये तो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन समझ के ही आ रहा होगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हम जेनेटिक कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बेसिस में स्टडी करेंगे तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स तब होगी जब हम इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, डाटा का यूज करेंगे, डाटा एनालिसिस का यूज करेंगे बायोलॉजी के अंदर। जीनोमिक्स हमारा किस में आ जाएगा, हमारा डीएनए की स्टडी, आरएनए की स्टडी, उसको हम बोलेंगे हमारा जीनोमिक्स। तो हमारा ऑप्शन ए जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, गिवन पॉपुलेशन में जेनेटिक कॉम्पोजिशन की स्टडी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यहां लिख दूं मैं, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनमें से कौन से जो टाइप्स हैं वो नेचुरल सिलेक्शन का टाइप नहीं है। नोट पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आप पढ़ते हैं और आपको लगता है अच्छा ऑप्शन ए तो है ही, और बाकी ऑप्शन देखते ही नहीं है और सीधा ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चे।
जो क्वेश्चन है उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में नोट पूछा गया है, करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, जो भी पूछा है उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, समझिए, सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आपको ऑप्शन ए ठीक लग रहा है तो आप ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी के 3 ऑप्शंस को रीड ही ना करें। ऐसा मत कीजिए। एग्जाम में प्रॉपर अच्छे तरीके से सारे के सारे ऑप्शंस को आपको रीड करना है, समझना है, फिर ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक टाइप है जो नेचुरल सिलेक्शन का टाइप नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन है डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव या फिर हाइब्रिडाइजेशन, और हमारा करेक्ट आंसर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा नेचुरल सिलेक्शन का टाइप नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम 2 इंडिविजुअल्स को आपस में मीट कराते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं, जिससे कि हमें हाइब्रिड्स मिलते हैं। क्लियर। ये 3 जो है डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव, ये हमारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के। डायरेक्शन में क्या होगा, 1 एक्सट्रीम एंड वाले जो होंगे 1 एक्सट्रीम एंड वाले सिलेक्ट होंगे, स्टेबलाइजिंग में मिडल वाले सिलेक्ट होंगे हमारे पास, और डिसरप्टिव में बोथ एक्सट्रीम एंड्स इंडिविजुअल्स विल बी सेलेक्टेड। इसका हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, और इसका हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर। क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक एक्सट्रीम एंड सेलेक्ट होगा, एक एक्सट्रीम एंड हमारा सेलेक्ट हुआ। स्टेबलाइजिंग में मिडल सेलेक्ट हो रहा है, मिडल इंडिविजुअल जो है, जो एवरेज है, एक्सट्रीम एंड्स में नहीं है, वो सेलेक्ट नहीं हो रहे, मिडल रेंज वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। और डिसरप्टिव सिलेक्शन में बोथ द एक्सट्रीम एंड्स, ये दोनों एक्सट्रीम एंड हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे डिसरप्टिव सिलेक्शन में। क्लियर। हमारे किसमें, डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो ये तीनों एग्जांपल्स हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का एग्जांपल पूछा है, तो उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती क्या है। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहां पे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो समझ लीजिए 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों को क्या हो रहा है, बोथ आर गेटिंग बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। इस टाइप की रिलेशनशिप को हम बोलेंगे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। क्लियर। ऑप्शंस आपके पास, अब एग्जांपल में आप इजीली बता पाएंगे, पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप, प्रेडेटर प्रे, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज या फिर पॉलिनेटर प्लांट रिलेशनशिप। कौन सा बिजनेस आपको ठीक लग रहा है? हमें तो लग रहा है ऑप्शन डी, पॉलिनेशन एंड प्लांट रिलेशनशिप। हमारे पास ऑप्शन ए पेरासाइट और होस्ट। पेरासाइट में क्या करता है, पेरासाइट होस्ट में आ जाता है, होस्ट की सरफेस के ऊपर या फिर उसकी बॉडी के अंदर जाके फूड, न्यूट्रिशन और शेल्टर लेता है। इससे होस्ट जो है, होस्ट को कोई फायदा नहीं होता। पैरासाइट को फायदा होता है, इसलिए मैंने लिखा है प्लस, होस्ट को नुकसान होता है, इसलिए मैंने होस्ट को लिखा है माइनस। तो इस टाइप रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे पैरा। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो रिसोर्स है उन दोनों, उसके लिए कंपटीशन होगा दोनों इंडिविजुअल्स में, तो दोनों को कंपटीशन में क्या है, नुकसान है, तो माइनस माइनस। बट पॉलिनेटर प्लांट में क्या होगा, पॉलिनेटर प्लांट में हमारे पास पॉलिनेटर को प्लांट से मिल रहा है नेक्टर और जूस, बदले में प्लांट को क्या हो जा रहा है, प्लांट की जो पॉलन ग्रेन्स है वो पॉलिनेट हो जा रहे हैं, तो दोनों को फायदा है, प्लस प्लस। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप, where both the organisms are getting benefited. Such type of relationships are known as mutualistic relationship or simply known as mutualism. Clear है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। क्या है हमारे पास, स्पीशीज 1 और 2, हमारे पास 2 डिफरेंट स्पीशीज है, इनका आपस में क्या हो रहा है, इनका आपस में जेनेटिक मटेरियल जो है, इनका आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। There is an exchange of the genetic material between these 2 species, and by which process these genetic material is exchanged, that is asked in the question. Option है हमारे पास
हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो और ट्रांसडक्शन। कौन सा लग रहा है आपको? हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो एंड ट्रांसडक्शन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर सी, जीन फ्लो। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनमें अगर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जीन फ्लो। क्लियर? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जीन फ्लो। Which of the following is an example of co-evolution? Co-evolution क्या है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अभी आप ऑप्शंस में से बताइए कौन सा एक co-evolution का एग्जाम्पल है। Evolution of human intelligence, इंसान के दिमाग का जो evolution है वो। Evolution of antibiotic resistant bacteria, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, जिन पे एंटीबायोटिक का असर ना हो, ऐसे बैक्टीरिया का evolution। या फिर evolution of flower color in response to pollinator preference, यानी कि फ्लावर कलर जो है हमारे पास, फ्लावर कलर जो है उसका evolution होना, किसके रिगार्डिंग उसका evolution होना? हमारे पास जो पॉलिनेटर है उस फ्लावर का, उस पॉलिनेटर की प्रीफरेंस, उस पॉलिनेटर की प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग फ्लावर कलर का मॉडिफाई होना, क्या वो कहलाएगा हमारा को-इवोल्यूशन? जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर जो है सी हमारा करेक्ट आंसर है कि जो फ्लावर कलर है हमारे पास, क्या है हमारे पास जो फ्लावर कलर है उसका इवोल्यूशन होना, उसका अडेप्टेशन होना पॉलिनेटर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को-इवोल्यूशन एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ को-इवोल्यूशन टू स्टडी। क्लियर? तो आज के लिए हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, काफी आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या समझाया है। इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एक बार इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, नेचुरल सिलेक्शन समझ लिया, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, एलील फ्रीक्वेंसी, ये सारे जो टर्म्स है आपको एक बार समझना है। बस एक बार समझने के बाद जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो आई होप कि आप इस सारे टर्म से वाकिफ हो, आपको ये सारी टर्म्स आती हूँ। अगर नहीं आती तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए और पढ़ने बैठ जाइए, पढ़िए, फिर वापस आके एमसीक्यूज देखिए तो आपको समझ आएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक से कितना रेलेवेंट है और आपको कितना समझ आया है या फिर कितना समझ नहीं आया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।